नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। 18वीं लोकसभा का गठन भी हो गया, सरकार भी बन गई और फिर कहें तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है पिछली दो लोकसभा के बाद, यानी 2014-2019 के बाद जो 2024 का चुनाव हुआ उसमें किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये बात अलग है कि एनडीए को बहुमत मिला है एक अलायंस के रूप में, लेकिन किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें उन्होंने जीती हैं और उनका अलायंस 293 तक पहुंच गया। इसको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है पिछले कई एपिसोड में और आपने देखा होगा कि हम लोगों का जो सटीक था, जो भी प्रेडिक्शन था आप लोगों का, जो भी हम लोगों ने अनुमान लगाए थे, और सबसे बड़ी चीज़ एक ये कि अनुमान हम लोगों ने लगाए थे तब जब चुनाव शुरू हुआ ही था, यानी मतदान से पहले के हमारे जो भी अनुमान थे, हमने जो जनता की नब्ज़ समझने का प्रयास किया उसमें हम लोग बहुत हद तक कामयाब रहे। और इसकी शुरुआत की थी हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं संजय बासु जी ने। संजय बासु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको एक बार धन्यवाद कि आपने, बहुत बधाई भी कि आपने महाराष्ट्र और बंगाल को लेकर के, कर्नाटक को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के हम लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया उसमें बहुत हद तक कामयाब रहे और जनता की नब्ज़ जानने में कामयाब रहे। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि वो हम लोगों ने जो एक नया मेथड डेवलप किया है जिसमें कोई डेटा साइंस का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक आधार पर जो समझने का प्रयास किया। और ख़ासतौर से आप जो महाराष्ट्र में समय बिता करके आए और बंगाल में समय बिता करके आए, मैं बार बार कह रहा था कि बंगाल में बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप बार बार बोल रहे थे कि बंगाल में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और वो बीजेपी के खिलाफ जाने वाला है। तो अब चूँकि लोकसभा का गठन हो गया, सरकार भी बन गई है, आगे आप क्या देखते हैं, इसका भविष्य क्या देखते हैं सरकार का? क्या लंबे समय तक ये सरकार चल पाएगी? नहीं, ये सरकार जो बने हैं, ये पहली बात तो मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार हो गया। और ये सरकार पहले दिन से ही बहुत से विरोधाभास के साथ आगे चल रहा है। एक दूसरी बात, मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ शपथ ग्रहण, उसके बाद आप अगर देखेंगे आरएसएस अब खुल के बैटिंग करने लगा। हाँ, क्यों? क्योंकि भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की निर्वाचन होने वाला है। और आप लिख लीजिए विवेक भाई, इस बार की भाजपा की जो प्रमुख होंगे, सभापति होंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुमोदन के या उसकी पक्ष के लोग के बिना होगा ही नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें पूरी तरह दखल होगा आरएसएस की, उनकी बंदा होगा। क्यों? देखिए, आप माने चाहे ना माने, भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक आए हैं कोई एक प्लेटफॉर्म के बजाय से, वो है आरएसएस। लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बोल दिया कि अब हमें जरूरत नहीं, जाओ हाँ, तो उनकी जरूरत थी। यही बात। एक समय था जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, जो इतिहासकार है, वो बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूल उद्देश्य था, उस उद्देश्य में पानी फेर दिया था नाथुराम गोडसे एंड कंपनी ने और संघ को 50 साल पीछे धकेल दिया था। अब संघ दोबारा पीछे धकेलना नहीं चाहते अपने आप को, उसकी मूल उद्देश्य वो अलग एपिसोड में हम बात करेंगे। लेकिन वर्तमान जो सभापति है भारतीय जनता पार्टी की, अध्यक्ष जो है उनके जेपी नड्डा साहब, उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक का दूरी बन चुके हैं और खुल के उन्होंने बोला है कि इतना बड़ा हो गया बीजेपी कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन संजय दा, अपने मन से तो उन्होंने नहीं बोला होगा, कहीं ना कहीं इसमें सहमति तो ऊपर वालों की भी होगी। हाँ, अब आपने जोड़ दिए, जो ऊपर वाले की शक्ति है उसको आपने जोड़ दिए। उसके साथ आपको एक उदाहरण देता हूँ। नवनिर्वाचित जो भी अपने बीजेपी की चुने हुए सदस्य थे, उनको संबोधित करने के लिए सेंट्रल हॉल में मीटिंग बुलाया गया था। आपने भी ध्यान दिए होंगे, सारे ने उठ के खड़े होके प्रधान सेवक, सो कॉल्ड प्रधान सेवक को स्वागत किए थे। स्वागत किया। एक आदमी ने नहीं किए थे। बताइए कौन? नितिन गडकरी साहब ने। लेकिन ये पुराना वीडियो है ये। नहीं, इस बार की। अच्छा, इस बार की भी नहीं उठे।
और हंसते मुस्कुराते हुए वो रह गए। तो इसमें एक बड़ी बात दादा ये भी है कि जो संसदीय दल का नेता चुना जाता है तो भाजपा के संसदीय दल के नेता का चुनाव नहीं हुआ, एनडीए संसदीय दल के नेता वो का अलग बात चुनाव है, हो गया। वो टेक्निकल बात है। हाँ, वो अगर भाजपा की संसदीय दल की नेता मैं चुनाव इसलिए मैं इस बात को इसलिए कह तब रहा तो हूँ, घमासान चालू हो मैं जाते इसलिए कह हैं। रहा हूँ कि जो आप तलखियों और नाइतफाकियों की बात कर रहे हैं कि जो तलखियां दिखाई दे रही हैं शायद वो तब ज्यादा खुल जाती हैं, देखिए तो उसको उन्होंने टाल दिया, उस फेज को ही उन्होंने नहीं, ये पॉलिटिक्स हुआ, ये कर दिया। ये पॉलिटिक्स हुआ है। पहला बात तो बीजेपी नहीं जीता, एनडीए जीता। अब एनडीए जीता, एनडीए को आगे आना है तो बाकी सब दलों को लेके चलना है। तो पहले उस दल को मीटिंग बुलाया गया और उसमें अपने आप को प्रोजेक्ट करके आ गया। तो 240 आदमी को अपने पीछे कर दी, 239 आदमी, शाह साहब को, अमित शाह साहब को भी अगर जोड़ लोगे तो 238 आदमी को साइडलाइन कर दिया, करके बाकी घटक दलों की सहमति से मैं नेता हूँ, इस समय नेता हूँ। अब मैं दोबारा उस कहानी में आ जाता हूँ कि गडकरी साहब बैठे हुए रहे, मुस्कुराते रहे और सबने खड़े होके अभिवादन किए, इन्होंने किए नहीं। इसके पीछे जरूर आपको बता दूं किसी बहुत बड़े शक्ति की पीछे से बैकअप है। हाँ, बैकअप है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये अंदरूनी मामला है और आने वाले कुछ ही हफ्ते में उनकी रूपरेखा सारे दुनिया के सामने आ जाएंगे। पहली बात तो एक फ्रंट बीजेपी के अंदर तैयार हो चुका है। मतलब आपका कहना यह है कि बीजेपी की जो सरकार एनडीए की खासतौर से बनी है उसको अभी बीजेपी के अंदर से कुछ चुनौतियां मिलने वाली हैं। बहुत बड़ा चुनौती मिलना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि आप जिस टाइम पे अशोक चौहान, अजित पवार और हेमंत बिश्व शर्मा को लेते हो उसी टाइम पे भाजपा, अब तो खुल के निकल आ रहा है ना, भाजपा में विरोध हो चाहे ना हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और भाजपा की बीच में बहुत कड़े टिप्पणी यहाँ पे दिया गया था। मतलब इन लोगों को आप शामिल कर लेते हो और उनकी राय भी नहीं लेते हो आप कि शामिल किया जाए। हाँ, और भी अगर पीछे चला जाए तो पहले मोदी सरकार की क्लास लगाया गया था मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में कि आप अपना कामकाज का रिपोर्ट दो। इस बार भी टकराव अगले हफ्ते चालू होने वाला है। जब ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि अगले हफ्ते जब हाँ चालू होने वाला, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आरएसएस एक लिस्ट मोदी सरकार को देंगे कि अगले 3 महीने में या 4 महीने में आपका ये कामकाज करना पड़ेगा। आप आरएसएस की बात कर रहे हो कि वो इनको एक लिस्ट देने वाले हैं, जबकि उन्होंने तो अपना एजेंडा सेट कर लिया कि अगले 100 दिन में हमें क्या करना है। तो आरएसएस अलग से तो ये सारे पॉइंट बिंदुओं को अगर जोड़ोगे तो आरएसएस अपने पॉइंट अलग देने वाली है। मतलब इनके पॉइंट जो इन्होंने 100 दिन का अपना एजेंडा सेट किया उससे अलग, उससे इतर आरएसएस का अपना होगा। तो वहाँ कंफ्लिक्ट होने की सूचना। हाँ, आरएसएस की दिशा निर्देश में ही बीजेपी को चलना चाहिए, ये आरएसएस बोलता है। लेकिन बीजेपी, सो कॉल्ड बीजेपी या मोदी सरकार मोदी जी के हिसाब से चलना चाहते हैं। एक ये बात। दूसरी बात, देखिए शरीर में जब अंदरूनी मामला गहराता जाता है, दुर्बल होते जाते हैं तो वायरस अटैक करते हैं ना। तो ये वायरस अभी बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक अटैक करना चालू कर दी। अगले 3-4 महीने के अंदर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव होने वाला है। हरियाणा आपको बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने वाला है तो हम लोग इसका भी प्रेडिक्शन लेकर के आएंगे। आपको एक सीट का हिसाब बताएंगे क्योंकि हम लोगों के पास जो टीम है उसके द्वारा जो काम किया गया है उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसमें शशि शेखर जी हैं, उसमें जितेंद्र चौरसिया जी हैं, रामानंद राय जी हैं, अभिषेक खत्री हैं, उसमें अभिषेक गौतम हैं। तो बहुत लोगों की एक बड़ी टीम है और हमारे डायरेक्टर रजनीश तिवारी जी हैं, वो सब इसको मैनेज करते हैं। और वहाँ से हम लोग एक सीट का हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र का भी पूरा प्रेडिक्शन देंगे। दादा इस बीच फिर जाएंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में चूंकि पिछली बार इनका प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक निकला था, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए दादा का एक बड़ा प्लान है कि वो जाएंगे और वहाँ से सारा विश्लेषण आप लोगों के लिए निकाल के लाएंगे। इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर तो बनता ही है, इसको करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जी दादा, मैंने आपको टोका, सॉरी। तो
अब ये 3 प्रदेशों का जो आप बता रहे प्रदेशों थे का चुनाव होने वाला है, इसमें कुछ इसके अंदर 2 जगह पे आपका गठबंधन है, एक जगह पे आपका बिहार और झारखंड में आपका सरकार है नहीं। वहाँ पे आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर जेल में डाला है। एक वो क्रोध आप देख ही रहे हैं कि 5 सीट अपने जीत के झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे आ गए हैं, और कांग्रेस और अपना आरजेडी कंधे पे कंधा लगा के उनके साथ लड़ रहे। दूसरा प्रदेश है जहाँ पे कोalition गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, इनके छोटे छोटे, वहाँ पे तो घमासान होने वाला है। मतलब आप आपस में ही बहुत अंतर विरोध है। अजीत पवार को लेकर क्या रहे, अजीत पवार तो लायबिलिटी बन चुका है, लायबिलिटी बन गए। दूसरा शिंदे ने भी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया है अब। और ओवरऑल अगर आप देखें 30 सीट 48 के अंदर 30 सीट किसने जीता है? महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी ने जीता है, एमवीए ने जीता है, तो मार्जिनलाइज्ड हो गया बाकी बीजेपी भी जी। तो बीजेपी नहीं चाहेंगे कि किसी भी हद तक जाके महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लेने के लिए वो भरपूर प्रयास करेंगे और छोड़ना नहीं चाहेंगे। जो मुद्दा मेरे को थोड़ा सा भनक लगा था अपने सफर में, वो बहुत बढ़ के चढ़ के सामने आया, वो है मराठी बनाम गुजराती, ये वाला तो आपने बोला था वहाँ गुजरात मराठी अस्मिता का सवाल हुआ है, उसकी रिजर्वेशन का सवाल है। ये हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ भी है दादा के साथ में महाराष्ट्र को लेकर के मैंने ही बात की थी, और दादा ने उसमें बहुत सारे इनपुट दिए थे और कहा था कि आने वाले चुनाव में देखिए कुछ अद्भुत होने वाला है। तो उस जगह पे उस इशू और भी बड़ा होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक मतलब वो बोलते हैं ना सिंगल आइड डियर, तो वो एक लक्ष्य तैयार कर लिए कि जैसे तैसे हो बीजेपी को निर्मूल करना है महाराष्ट्र से। और उनके पीछे असली चाणक्य भी खड़े हैं। हाँ, मतलब हिंदुस्तान की राजनीति में उनको सर्वमान्य चाणक्य की उपाधि दी गई है उद्धव ठाकरे जी के साथ में शरद पवार जी को। और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके सरकार के साथ उनके पार्टी को चोरी कर लिया गया, उसकी निर्वाचन सिंबल चोरी कर लिया गया, उसका पूरा के पूरा हिसाब अगले 3 महीने के अंदर वो तैयार कर लिया अपना रणनीति। अच्छा, उस समय आप एक आशंका ये भी जाहिर कर रहे थे कि जो सिंबल चोरी किया गया है इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मैंने बोला था कि लोग जानते हैं हाँ, कि फोटो देख के लोग किसको वोट देना है व्यक्ति को। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि सिंबल को लेकर के कुछ तो असर होगा, क्योंकि गाँव देहात की जनता वो सिंबल ढूंढती है। वह है क्योंकि विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं कि शिंदे फैक्टर को जो 7 सीटें मिले हैं उसके अंदर 2 सीट ऐसा है जहां पे चुनाव चिन्ह के कारण शिंदे साहब को इसको 48 वोट से जीते हैं एक सीट। तो हाँ, वो तो और एक धांधलेबाजी है। नहीं, मैं अच्छा इमीडिएटली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 2 ऐसा सीट है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। पुराने घराने की जो लोग और गांव देहात की जो लोग हैं वो कंफ्यूज होके सिंबल पे चले गए थे। हाँ, तो ये वो दुविधा भी इस बार। तो दादा वापस इसी पे आ जाते हैं कि अब आप इस सरकार का भविष्य क्या देख रहे हैं? मतलब बहुत इस सरकार वो 56 इंच वाला सरकार तो है नहीं, ये 36 इंच वाला है या 26 इंच वाला है आने वाले दिन पे। मतलब आपको लगता है कि अभी खतरे के संकेत हैं सरकार के ऊपर? पूरा आरएसएस की तरफ से संकेत हो सकते हैं। कौन सी तरफ? बीजेपी के अंदर अपने घमासान। अब आते हैं आरजेडी और टीडीपी को लेकर के, क्योंकि जेडीयू तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके लिए नीतीश जी जाने जाते हैं। और उन्होंने अभी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब नीतीश जी बुलाते हैं तब तो वो एक मतलब अजीब व गरीब फैसला लेते हैं और बड़ा फैसला लेते हैं। देखते हैं इस बार वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन टीडीपी को लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या वो इनके लिए चुनौती बनेगी? टीडीपी, देखिए टीडीपी एक क्षेत्रीय दल है आंध्र प्रदेश में, मैसिव मेजॉरिटी उनके पास है। चाहे बीजेपी रहे चाहे ना रहे, आंध्र प्रदेश सरकार बहुमत से बहुत बड़े स्तर पे वो पहुंच गए हैं। तो उसकी सरकार में कोई उसमें खतरा नहीं है, कुछ भी खतरा नहीं है, आराम से अगले 5 साल। नहीं, लेकिन टीडीपी केंद्र सरकार के लिए कितना अब खतरा है? मैं ये बोल रहा हूँ ना, अपना जमीन तो सख्त कर लिया, वो मजबूत है, ये नीतीश कुमार की तरह नहीं है
कि बैसाखी चाहिए, हाँ उन्हें आरजेडी चाहिए, आरजेडी से बात बनेगी तब वो तोड़ पाएंगे या किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। तुरंत उन्होंने, बहुत परिपक्व है पॉलिटिक्स में अपना चंद्रबाबू नायडू, तुरंत उन्होंने पहले दिन से स्पीकर पद की दावा कर ली। और उन्होंने, आपको याद होगा स्वर्गीय बालाजोगी की। अच्छा एक बात मैं यहाँ और बता दूं अपने दर्शकों को, दादा ने बात की टीडीपी की और चंद्रबाबू नायडू की परिपक्वता की, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, शायद आप में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पूरी कमान संभाली थी हेमंत सोरेन जी के जेल में जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और पूरी लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई और वहाँ उन्होंने जो ट्राइबल एरिया की सारी सीटें जीतने में कामयाब हुई। उसी तरह से आंध्रा में जिस समय चंद्रबाबू नायडू और लोकेश जेल में थे, तो लोकेश की जो पत्नी है, चंद्रबाबू नायडू के बेटे की पत्नी नारा ब्राह्मणी, उन्होंने पूरी कमान संभाली और ये जो मैसिव मेजोरिटी मिली है उसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी उस बहू का है, बेटे की पत्नी का है, जो राजनीति में नहीं थी, वो व्यापार करती हैं अपना, उनका व्यापार पूरा संभालती हैं नारा ब्राह्मणी। उनका बहुत बड़ा योगदान है और ये भारत के लिए बहुत एक अच्छा साइन है। मैं मानता हूँ एक महिलाओं का इसमें जो, मैं यहाँ पे एक टोकूंगा इसलिए क्योंकि जब जगनमोहन रेड्डी डिलीवरी लेवल पे बहुत ही कमजोर रहा, ऊपर से देखा गया कि उनकी सारे के सारे करीबन 32 केस हैं, ईडी और सीबीआई केस मिला के, सारे के केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो लोगों के मन में, खासतौर से साधारण जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, ये मेरे को एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने बोला, उसके अंदर एक नाराजगी तैयार हुआ। वो बात ठीक है दादा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लोगों में नाराजगी होगी, लेकिन उस नाराजगी को कैश कराना और वोट में कन्वर्ट करना भी एक बड़ा काम होता है। जिस समय नेतृत्व करने वाला कोई लीडर ना हो, वहाँ एक महिला निकल करके आती है, भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छी एक संकेत है भविष्य के लिए। जी, तो बालाजी की मैं वापस चला जाता हूँ कि स्पीकर पद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, आपको याद होगा एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बालाजी की साहब की डेथ हो गई थी। तो उसको याद दिलाया चंद्रबाबू नायडू ने कि अगर अटल जी की सरकार में हम कोalition में थे और हम स्पीकर पद दिए थे, तो इसमें भी हमको ये मिलने का बात बनता है, मिल सकते हैं। उतना उदारता हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें दे बीजेपी से या मोदी, क्योंकि पहले भी दे चुके हैं, तो अब इस बार भी दे। हाँ। तो इसके पीछे राजनीतिक कारण लेकिन दूसरा है। आपको पता ही है कि जहां जहां पे बीजेपी क्षेत्रीय दल के साथ मिलके चुनाव लड़ा या सरकार में आए, उस क्षेत्रीय दल को धीरे धीरे रिड्यूस करके खत्म कर दिया, या तो चोरी करके उसके सिंबल को, उसकी पार्टी को तोड़ के उसकी विधायक या एमपी को खरीद के खत्म कर दिया गया। ये दोनों अपना जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक एक लेटेस्ट आपका उदाहरण है। तो उस जगह को सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने ये स्पीकर पद की डिमांड किए हैं, अभी भी रसाकसी चल रहा है। तो आप सोचिए ना, स्मूथली जो सरकार को विजन सामने रख के एक के बाद एक काम करना चाहिए था, तो वो तो हर दिन लड़ाई कर रहे अपने, कुछ न कुछ नया इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए, मुसीबत खड़ी हो जाए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बीजेपी ने भी अपनी कई तैयारी कर ली है एक नई चाल चलने के लिए। पुरंदेश्वरी देवी, अपना पुराना मंत्री, तो वो पुरंदेश्वरी जो है वो चंद्रबाबू नायडू की साली है। हाँ, और जिस समय स्प्लिट हुआ है उस समय पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू का बहुत साथ दिया, बीजेपी ने तोड़ के बना लिया उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष। और अब सुनने में आ रहा है कि अगर कहीं इस तरह का कन्फ्लिक्ट होता है तो पुरंदेश्वरी को आगे कर देंगे, जिसमें टीडीपी बहुत विरोध नहीं कर पाएगी। ये तो भविष्य बोल रहा है। तो उस हिसाब से आज की डेट में बीजेपी कोई स्मूथ ग्राउंड, एक नरम मसरीन ग्राउंड मैदान में नहीं खेल पा रहे, और आने वाले दिन पे नहीं खेल पाएंगे। जितना दिन जाएगा, ये बिटरनेस बोलते हैं ना, तिक्तता, वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि हर कोई भी सहयोगी दौर, आप सोचिए जितेंद्र राम मांझी एक ही सीट जीते हैं, वो क्या छोड़ देगा? अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। सिंगल अकेले आदमी है। अनुप्रिया पैटेल सेम, अजीत पवार बैठा हुआ है, चाहे एक ही सीट जीते हैं, कुछ ना कुछ तो करता रहेगा।
तो आपका कंसंट्रेशन, आपका मनोयोग इस चारों तरफ से खींचा जाएगा। और ये सरकार चलाने में जो आपने 10 साल दादागिरी की है वो कतई नहीं हो सकता, ना ही अच्छा, आपको। जितने सहज अभी ये दिख रहे हैं चिराग पासवान, इनके पिताजी बड़े पॉलिटिशियन रहे देश की और बड़ा एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिशियन रहे, कहीं सत्ता को लेकर उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए। अभी जितने कूल दिख रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये भी इस तरह की बार्गेन वाली अपने पिताजी की तरह या राम करेंगे, की तरह? बार्गेन तो करेंगे। देखिए उनका स्ट्राइक रेट 100% है, 5 सीट में लड़े 5 ही जीते हैं। तो अभी तो बड़ा हम्बल दिख रहे हैं, अभी तो प्रधानमंत्री जी नहीं, क्योंकि नए नए आए हैं, उनको अभी सत्ता को समझना, सत्ता को भोगने की समय है। सेवा तो बात की बात है, भोगने का और समझना और अपने आप को मजबूत करने का आने वाले अगले साल जो बिहार चुनाव है उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, इतना ही उसका सोच है। देश और दुनिया बाद में, तो वो तो करेंगे। लेकिन नीतीश बाबू तो बहुत पुराना, चंद्रबाबू नायडू बहुत पुराना। अच्छा, वो दोनों तरफ अपना खेल साधे हुए हैं। उधर रोहिणी आचार्य ने एयरपोर्ट पे बोल भी दिया कि चाचा कब आएंगे, भतीजे भतीजियों को आशीर्वाद देने हम इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब वहां तो पूरा मामला सेट है। अगर चंद्रबाबू नायडू थोड़ा वक्त लेते भी हैं तो जेडीयू कब आरजेडी के साथ पहुंच चले जाए। हाँ हाँ। दूसरी उनकी एक डिमांड सबसे बड़ी जो निकल के आ रही है वो ये कि वो प्रीपोल इलेक्शन कराना चाहते हैं, मतलब इलेक्शन को पहले कराना चाहते हैं। पहले कराना चाहते हैं क्योंकि जन समर्थन आज की डेट में जो होगा, थोड़ा सा जितना समय जाएगा, देखिए एंटी इनकम्बेंसी फ्रंट बिहार में, बिहार सरकार के खिलाफ बढ़ता जाएगा। अब ये वो बोल रहे हैं कि 1 लाख और नौकरी की बंदोबस्त कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत समय बहुत कम है उनके लिए। तो अगर ये गरम गरम कर ले बीजेपी और जेडीयू मिलके, तो शायद नीतीश बाबू फिर मुख्यमंत्री वापस बनने की। तो वो, लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? बीजेपी को तो खुद अपना रास्ता वहाँ बनाना है। नेचुरली बीजेपी कभी भी नहीं चाहते कि वो समय से पहले हो जाए। तो उन्होंने अपने नीतीश बाबू ने और एक प्रस्ताव सुनने में आया, जेडीयू ने दिया है कि महाराष्ट्र झारखंड के साथ बिहार का भी चुनाव करवा ले। लेकिन बीजेपी सुन रहे हैं इस पे, अभी टाल मटोल की स्थिति है। मोटा मोटा बात मैं ये कह सकता हूँ विवेक भाई कि हर दिन नया नया कुछ आपको देखने को मिलेगा। रसाकसी जो बोलते हैं ना, टाना ओरेन, वो टाना टानी चलेगा। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये उतना मजेदार और असरदार सरकार नहीं है, तो इतनी असरदार और मजेदार सरकार नहीं है। 56 इंच की छाती सुकड़ करके अब वो 22 इंच की रह जाएगी, 20 इंच की रह जाएगी, वक्त बताएगा। संजय वासु जी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए सरकार को खतरे जेडीयू टीडीपी से तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा खतरे उनको अपनी पार्टी के अंदर चलते हुए असंतोष से है। और उसको कहीं ना कहीं पीछे से लगाम उसकी जो है वो हाथ में है आरएसएस के। आरएसएस और बीजेपी की तनातनी हो सकता है इस सरकार के पतन का कारण बने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार। नमस्कार।